बच्चों, आज हम फिर मिले हैं और हमारा जो अध्याय चल रहा है वो है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, माने प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, माने आनुवांशिकी, है ना, वंशागति। अब जेनेटिक्स, हमने पिछली क्लास में गुणात्मक वंशागति, मात्रात्मक वंशागति पढ़ी थी कल, और हमने पढ़ा था ये रक्ताणु कोरकता के ऊपर प्रश्न किए थे, है ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, बॉम्बे ब्लड ग्रुप पढ़ा था। अब हमें पढ़ना है अगला टॉपिक जो है बहुप्रभाविता। ठीक है, क्या है? बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता माने प्लियोट्रॉपी। अब हमने एक मात्रात्मक वंशागति पढ़ी थी। मात्रात्मक वंशागति क्या कहती थी कि लक्षण तो एक है लेकिन एक से ज्यादा जीन्स उसको प्रभावित कर रहे हैं। बहुप्रभाविता में क्या है? जीन तो एक ही होता है, तो जीन एक, जीन तो एक है, वो ये है, लेकिन ये एक से ज्यादा लक्षणों को प्रभावित करेगा। जैसे ये है प्रथम लक्षण, फिर है द्वितीय लक्षण, तृतीय लक्षण, चौथा लक्षण, चतुर्थ लक्षण। लक्षण और भी हो सकते हैं। तो जब एक जीन से अधिक लक्षण प्रभावित हों, या एक जीन एक से अधिक लक्षण प्रदर्शित करे, या एक से अधिक प्रभाव दर्शाए, तब उसे बहुप्रभाविता या प्लियोट्रॉपी कहा जाता है। लेकिन इसमें यह आवश्यक नहीं है कि ये सारे लक्षणों को एक समान प्रदर्शित करे या एक समान इनमें लक्षण रूप प्रकट करे। ठीक है, कभी कभी ये जो बहुप्रभावी जीन होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बहुप्रभावी जीन। बहुप्रभावी जीन माने प्लियोट्रॉपिक जीन। कभी कभी ये बहुप्रभावी जीन किसी एक लक्षण को अधिक महत्व देता है। इसका मतलब ये, इसलिए मैंने अलग रंग से लिखा है। ये जो लाल रंग से लिखा है इसको हम लिख देते हैं मुख्य लक्षण या प्रारंभिक लक्षण। मुख्य या प्रारंभिक लक्षण माने प्राइमरी ट्रेट या मेजर ट्रेट। ट्रेट माने लक्षण होता है, और जो बाकी के अन्य लक्षण होते हैं उनके लिए कम प्रभावी होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या है? ये क्या कहलाते हैं? द्वितीयक लक्षण। द्वितीयक लक्षण माने सेकेंडरी ट्रेट, सेकेंडरी ट्रेट्स। ठीक, तो इस तरीके से मैं आपको इसमें 7 उदाहरण बताने वाला हूं। तो मैं आपको कोई थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि क्या क्या कैसे कैसे ये हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कपास होता है ना, कपास माने रुई, तो कपास में पहला उदाहरण पढ़ते हैं। पहला, तो कपास में एक जीन होता है। ठीक है, सो कपास माने कॉटन, रुई का एक जीन
और इसका प्रारंभिक लक्षण क्या है? ये जो जीन होता है ये लिंट रेशो के लिए उत्तरदायी होता है। बेटा कपास में दो तरीके, देखो इधर सुनो, मैं कपास का बीज बनाता हूं और आपको बताता हूं। जैसे ये रुई का बीज है, कपास का बीज है, इसके ऊपर दो तरीके के रेशे होते हैं। एक रेशे होते हैं लंबे, एक छोटे, एक लंबे एक छोटे, एक लंबे एक छोटे। तो जो लंबे होते हैं इनको कहते हैं लिंट रेशे, लिंट रेशे, LINT, लिंट फाइबर्स। और जो ये छोटे वाले होते हैं इनको कहते हैं फज रेशे। क्या कहते हैं? फज रेशे। ये बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जिससे रुई बनती है, जिससे हमारे कपड़े बनते हैं, वो लिंट रेशो से बनते हैं। तो देखो कपास का वह जीन जो लिंट रेशो के लिए उत्तरदायी होता है, लिंट रेशे, वो और भी लक्षणों को क्या करता है? प्रभावित करता है, जैसे कपास के पौधे की लंबाई। तो इसमें द्वितीयक लक्षण क्या हो गए? पौधे की लंबाई। ठीक है, पौधे की लंबाई। और जो रुई का गोला होता है ना, रुई, कपास के गोले का आकार, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉटन बॉल का आकार, कॉटन बॉल का आकार। ठीक है, कॉटन बॉल का आकार। फिर बीजांडों की संख्या, बीजांडों की संख्या। ठीक है, तो ये सारे लक्षण जो है वो आपको ध्यान रहने चाहिए। और बीजों की जीवन क्षमता, जीवन क्षमता मतलब कितने दिन तक वो अंकुरण करने की क्षमता रखते हैं। तो बीजों की जीवन क्षमता की जीवन क्षमता। तो ये हो गया। दूसरा उदाहरण है उद्यान मटर, नंबर 2, उद्यान मटर का जीन। बेटा उद्यान मटर का वह जीन जो पुष्प के रंग को नियंत्रित करता है। पुष्प का रंग, पुष्प का रंग क्या होता था? बैंगनी या सफेद। तो जो जीन पुष्प का रंग नियंत्रित करता है वह बीज चोल के रंग को भी नियंत्रित करता है। बीज चोल का रंग, बीज चोल के रंग को नियंत्रित करता है और पत्ती के अक्ष में उपस्थित लाल धब्बों को भी, पर्ण के अक्ष में उपस्थित लाल धब्बों को भी। ठीक है, ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तीसरा उदाहरण है मनुष्यों का एक जीन, मनुष्यों में एक जीन। और ये मनुष्यों का एक जीन क्या करता है? ये हमारे अंदर, इसमें अगर उत्परिवर्तन होता है तो हमारे अंदर एक रोग होता है जो होता है फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया में फिनाइल कीटोनूरिया उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। तो वह जीन जो फिनाइल कीटोनूरिया उत्पन्न करता है, ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये और भी दो लक्षणों को प्रभावित करता है। वो क्या है? एक तो है मानसिक विकार, जिसको ये उत्परिवर्तन होता है उनके मानसिक विकार हो जाता है। तो मानसिक विकार और
जिनको ये होता है उनकी त्वचा में और बालों में रंग की कमी हो जाती है, बालों व त्वचा में वर्णक की कमी। ठीक है, तो ये जो लाल रंग से लिखे हैं ये क्या है, ये है प्राथमिक प्रभाव, और जो ये सफेद रंग में लिखे हैं ये है द्वितीयक प्रभाव या हल्के प्रभाव। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है कि ड्रोसोफिला जो होती है उसको फल मक्खी कहते हैं, तो उसमें भी एक इंपॉर्टेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण जीन है नंबर 4, ड्रोसोफिला माने फल मक्खी, ड्रोसोफिला का एक जीन। और ये जो ड्रोसोफिला का जीन है ये पंखों के आकार को नियंत्रित करता है। तो इसका प्राथमिक जो लक्षण है वो है पंखों का आकार, कि पंख बड़े हैं या पंख सूक्ष्म हैं, छोटे हैं। तो ये आंखों के रंग को भी नियंत्रित करता है कि आंखें लाल हैं या सफेद हैं। आंखों का रंग, आंखों का रंग। फिर है उर्वरता, उर्वरता माने कि वो उर्वर हैं, बंधे तो नहीं हैं, ये सब चीजें। फिर इसमें एक बैलेंसर होता है, संतुलक, वो संतुलकों का व्यवहार, संतुलकों का व्यवहार। आप लिखना चाहें तो कैरेक्टर्स ऑफ बैलेंसर्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, उसको भी यही वाला जीन नियंत्रित करता है। ठीक है, तो संतुलकों का व्यवहार हो गया, आंखों का रंग हो गया, उर्वरता हो गया। हाँ, इनकी लंबी आयु इसको भी प्रभावित करता है, लंबी या दीर्घ आयु। ठीक है, पांचवा जो है वो है उद्यान मटर का एक बीज, ये हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, नंबर 5 दोबारा से है मनुष्यों का एक जीन। जो क्या उत्पन्न करता है, हसियाकार रुधिराणु एनीमिया। हसियाकार रुधिराणु एनीमिया माने सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो जो जीन हसियाकार रुधिराणु एनीमिया उत्पन्न करता है वो बहुप्रभाविता दर्शाता है, और जिन लोगों में ये होता है उनके अंदर मलेरिया के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है, के लिए प्रतिरोधकता। कैसे, देखिए, अगर किसी के अंदर ये जीन होगा तो जो आपके रक्ताणु होते हैं, आरबीसीज होते हैं, लाल रुधिर कोशिकाणु, तो उनकी जो आकृति होती है वो अंडाकार होते हैं। अगर किसी को ये रोग हो गया तो इसकी जो आकृति होती है वो हसियाकार हो जाती है ना, मतलब ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो बाधित हो जाता है, लेकिन उसकी जो आकृति होती है वो बहुत छोटी हो जाती है। मलेरिया का जो वाहक है माने प्लाज्मोडियम, उसको जनन करने के लिए, ये आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है 12वीं में मानव स्वास्थ्य वाले अध्याय में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग में, कि आरबीसी के अंदर ही ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये अपना चक्र चलाता है, ट्रोफोजाइट, शाइजोंट, ये सारी अवस्थाएं होती हैं, तो उसके लिए उसको बहुत सारी जगह, अवकाश चाहिए होता है। तो जब ये छोटा हो जाता है तो इसमें मलेरिया का जो वाहक है प्लाज्मोडियम, वो अपना जीवन चक्र चलाने में सक्षम नहीं रहता, और इन लोगों के अंदर मलेरिया के लिए प्रतिरोधकता आ जाती है। और ये ज्यादा कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका में,
जहां इस रोग का जीन बहुत लोगों में पाया जाता है, इन रोगियों में मलेरिया नहीं होता। हंसियाकार रुधिराणु अनीमिया होने के कारण आरबीसीज की आकृति हंसियाकार हो जाती है, जिसके कारण मलेरिया वाहक, मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र पूर्ण करने में सक्षम नहीं होता। अतः हंसियाकार रुधिराणु अनीमिया के रोगियों को मलेरिया नहीं होता। यह बात याद कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने यहां पर एक स्टार लगा दिया है। छठा और आखिरी उदाहरण, ठीक है, यह है उद्यान मटर का एक जीन। उद्यान मटर का एक जीन, तो ये हमने उद्यान मटर का एक जीन बना दिया है जो इसके आकार को नियंत्रित करता है। किसके? बीज का आकार। और यही जीन इनके अंदर मंड संश्लेषण माने स्टार्च सिंथेसिस को भी नियंत्रित करता है। मंड या स्टार्च संश्लेषण। ये काम कैसे होता है ये अभी हम पढ़ेंगे। असल में जो बीज का जो आकार होता है वो कैसा होता है? वो होता है गोल। तो गोल आकार के लिए कौन सा, अब जैसे एनसीईआरटी में ये कैसे समझाया हुआ है कि अगर अकेला इस तरह का है, ऐसे, अगर ये दोनों एक साथ हैं तो जो बीज का आकार होगा वो कैसे होगा? वो गोल होगा। क्यों? मैं यहां लिख देता हूं, ऐसे लिख देते हैं, आकार जो होगा वो होगा गोल, बहुत ज्यादा गोल होएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो मंड के कण हैं वो बड़े बड़े बनेंगे। मंड के कण जो हैं वो कैसे होंगे? अत्यंत बड़े। समझ में आ रहा है? मतलब जो मटर में मंड के कणों को बनाने वाला जो युग्म विकल्पी है, जो जीन है, वो बड़ा भी है। अगर दो बड़े होंगे तो बड़े बड़े मंड के कण बनेंगे, जिससे आकार कैसा हो जाएगा? गोल हो जाएगा। लेकिन अगर वो दोनों छोटे युग्म विकल्पी होंगे, ठीक है, तो अगर वो युग्म विकल्पी दोनों होंगे छोटे, तो मंड के कण जो होंगे वो भी कैसे होंगे? वो होंगे अत्यंत छोटे। अत्यंत छोटे। और अत्यंत छोटे होने के कारण क्या होगा? अत्यंत छोटे होने के कारण जो आकार होगा उद्यान मटर के बीज का वो होगा झुर्रीदार। झुर्रीदार, ठीक बात है। लेकिन जब विषम युग्मजीय अवस्था होगी तो क्या होगा? इस तरह की। जब इस तरह की अवस्था होगी तो मंड के कण जो बनेंगे वो बनेंगे मध्यवर्ती आकार के, माने इंटरमीडिएट। मध्यवर्ती माने इंटरमीडिएट। तो ये क्या है? ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, अपूर्ण प्रभाविता का, ठीक है। और इसमें जो आकार आएगा वो कैसा आएगा? बीच का, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, ठीक है। तो इसमें गोल और झुर्रीदार के बीच का आकार आएगा, ठीक है। तो मध्यम। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रभाविता है वो जीन का लक्षण नहीं है। ये वास्तविक में जीन के उत्पाद और उस उत्पाद के कारण जो विशिष्ट समलक्षणी उत्पन्न होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे मेंडल के द्विसंकर संकरण अनुपात के अपवाद। सो स्टूडेंट्स, वापस आए हैं और अब हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने बहुत सारे पस्ट मेंडलवाद के उदाहरण पढ़े, है ना। और हमने कहां से शुरू किया था? अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, बहुयुग्म विकल्पता, मात्रात्मक वंशागति, गुणात्मक वंशागति। अब हम ऐसी चीज पढ़ने जा रहे हैं
जिसमें मेंडल का जो 9:3:3:1 जो था वो जो है उसमें अंतर आ गया। ठीक है, अच्छा इसको ना पढ़ने में बड़ा मजा आता है, और इसमें हम ऐसा करेंगे 2-3 चीजें तो पढ़ेंगे बहुत विस्तृत रूप से, लेकिन और कुछ चीजें हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष रूप से, सीधे सीधे उदाहरण और अनुपात, है ना, क्योंकि उतना ज्यादा नहीं पढ़ना हमें कि हमें चीजों को याद करने में मुश्किल होए, परेशानी होए। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें संपूरक जीन्स। तो पहले हम हेडिंग लिखते हैं मेंडल के द्विसंकर संकरण अनुपात, या फिर सीधे लिख देता हूं 9:3:3:1 अनुपात में बदलाव। ठीक है, और इसमें सबसे पहला जो है वो है, या फिर इसको ना हम जीन अनोन्य क्रियाएं भी कहते हैं, जीन अन्योन्य क्रियाएं, माने जीन इंटरैक्शंस। और ये बात करते हैं, देखो ध्यान से सुनना, ये सभी जो चीजें हैं वो बात करते हैं दो अलग अलग जीन्स की। जैसे मैं एक उदाहरण लिख के दिखा रहा हूं, दो अलग अलग जीन्स होते हैं, एक है जीन ए, एक है जीन बी, और ये दोनों जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, समजात गुणसूत्रों पे नहीं होते। ये तो होगा जैसे पहले गुणसूत्र पर, ये छठे गुणसूत्र पर, या ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। तो इसको हम कह सकते हैं अंतर युग्म विकल्पीय जीन अन्योन्य क्रियाएं। माने इंटर एलिलिक जीन इंटरैक्शंस। ठीक है, इंटर एलिलिक जीन इंटरैक्शंस, ये जो जीन है वो अलग अलग गुणसूत्रों पर होते हैं, और ये एक जीन के हिस्से नहीं होते। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें है संपूरक जीन्स, इसमें है पूरक जीन्स, इसमें है रूपांतरित जीन्स, इसमें है संदमक जीन्स, इसमें है द्विक जीन्स, इसमें है संयोजी जीन्स, और इसमें है प्रबलता माने एपिस्टासिस। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, संपूरक जीन्स। नंबर 1, संपूरक जीन्स माने कॉम्प्लीमेंटरी जीन्स। इन संपूरक जीन्स की खोज करी थी बेटसन और पन्नेट ने। आप लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है। किसने? बेटसन ने और पन्नेट ने, ठीक है। और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है मीठी मटर में पुष्प का रंग। तो उदाहरण हम यहां लिखते हैं, मीठी मटर में पुष्प का रंग। और मीठी मटर का वैज्ञानिक नाम होता है लेथाइरस ओडोरेटस। लेथाइरस ओडोरेटस। अब मैं आपको इसका क्रॉस बना के दिखा रहा हूं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री जीन संपूरक जीन से क्रॉस आ जाता है। तो ये दो अलग अलग जीन्स होते हैं, या देखो लिख लो, ये दो अयुग्म विकल्पीय जीन्स होते हैं
जो स्वतंत्र रूप से अलग अलग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं लेकिन दोनों समान प्रभाव दर्शाते हैं। यानी कि इसका उदाहरण है, अगर है बड़ा सी तो ये कौन से रंग के पुष्प उत्पन्न करेगा? सफेद। अगर है बड़ा पी ये भी कौन से रंग के पुष्प उत्पन्न करेगा? सफेद। ये हो गई जनक पीढ़ी, पेरेंट जनरेशन, आपको ही पता है। अब इसमें इसके युग्म विकल्पी होंगे यहां छोटा पी और यहां होंगे ये। तो ये दोनों अयुग्म विकल्पी जीन्स हैं जो स्वतंत्र रूप से अलग अलग गुणसूत्र में होते हैं और दोनों एक जैसा प्रभाव दर्शाते हैं। अब जब इनको क्रॉस किया जाता है, संकरित किया जाता है, तो आपको पता है इसमें आएगा युग्मक बड़ा सी छोटा पी, इसमें आएगा छोटा सी बड़ा पी, ये आपको पता है। तो इसमें F1 में सारे कैसे आएंगे? इस तरीके के। और ये सभी के सभी जो पुष्प आएंगे ये कैसे आएंगे? बैंगनी। इसमें अपनी आप क्या कहते हैं, चित्रकला दिमाग मत लगाना, ड्राइंग वाला, कि सफेद सफेद मिलकर बैंगनी कैसे हो सकते हैं। ये दो स्वतंत्र अयुग्म विकल्पीय जीन्स हैं जो अलग अलग गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन जब दोनों साथ में आते हैं तो ये दोनों क्रिया करके, ये दोनों आपस में क्रिया करके एक नया लक्षण बना देते हैं जो है बैंगनी। और जब इनको संकरित कराया जाता है तो हम क्या करेंगे? हमें मेंडलवाद का पूरा ध्यान है, तो हम यहां पर लिख देंगे बड़ा सी बड़ा सी छोटा सी बड़ा पी और छोटा सी छोटा पी। और हम यहां पर मेंडल का अनुपात लिख देंगे 9:3:3:1। अगर मेंडल होते तो ऐसे ही कहते, हाँ या ना। लेकिन जब बड़े सी के साथ बड़ा पी आया है तो ये कैसे होंगे? बैंगनी। जब बड़े सी के साथ छोटा पी आया है तब कैसा होगा? सफेद। जब छोटे सी के साथ बड़ा पी आया है तब कैसा होगा? सफेद। और जब दोनों ही बड़े युग्म विकल्पी नहीं है तो कैसा होगा? रंगहीन। और फूलों में रंगहीन क्या होता है? फूलों में रंगहीन होता है सफेद। फूलों में रंगहीन क्या होता है? सफेद, क्योंकि पानी जैसा तो कोई फूल होता नहीं। तो बैंगनी 9 है और ये एक जैसे जो हैं इनको हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 9:7। तो ये क्या किसका अनुपात है? ये है संपूरक जीन्स का। अब आपको ये समझ में आया? ऐसे हम सारे नहीं करेंगे क्योंकि जो पूछे जाते हैं वही मैं बताऊंगा। तो इसका जो अनुपात है वो है 9 बैंगनी और 7 सफेद। तो अनुपात हो गया 9:7। ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी अन्योन्य क्रिया पर। देखिए, मैंने आपको इसकी परिभाषा भी बता दी है, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है अपने आप। जो दूसरा है वो है द्विक जीन्स। द्विक जीन्स माने डुप्लीकेट जीन्स। द्विक जीन्स का उदाहरण है गरड़िए के बटवे में फल का आकार। गड़रिए के बटवे, इसका इंग्लिश में नाम होता है शेपर्ड्स पर्स और इसका वैज्ञानिक नाम होता है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस में फल का आकार। ठीक है, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस में फल का आकार। तो इसमें क्या होगा? देखिए ध्यान से,
इसमें ये दो युग्म विकल्पीय जीन होते हैं और ये वाला जो जीन है ये है बड़ा टी बड़ा टी। ये कौन सा फल बनाता है? त्रिकोणीय। और जो दूसरा युग्म विकल्पीय जीन होता है बड़ा डी, ये भी कैसा बनाता है? त्रिकोणीय। ये है जनक पीढ़ी। त्रिकोणीय फल कैसा होता है? त्रिकोणीय फल होता है इस तरीके का, ऐसा। ये दो युग्म विकल्पीय जीन हैं जो स्वतंत्र रूप से एक जैसा प्रभाव प्रकट करते हैं, लेकिन जब ये यहां पर हम क्या करेंगे, इसके युग्म विकल्पी बना देंगे, तो F1 में ये सारे कैसे आएंगे? ऐसे। ये हो गया F1। तो F1 में भी सभी कैसे आएंगे? सभी आएंगे त्रिकोणीय। तो इसलिए ये द्विग जीन है, डुप्लीकेट हैं, सभी त्रिकोणीय, माने सभी की सभी फल जो आएंगे वो ऐसे ही आएंगे। अब जब दो F1 वालों को वो करेंगे तो हम इसमें मेंडल का अनुपात लिख देंगे, बड़ा टी बड़ा डी, बड़ा टी छोटा डी, छोटा टी बड़ा डी और छोटा टी छोटा डी। ये है F2 और इसमें अनुपात लिख देंगे 9:3:3:1। तो जब बड़े टी के साथ बड़ा डी आएगा ये वाला, तो कैसे आएगा? त्रिकोणीय। तो त्रिकोणीय में मैंने ऐसे लिख दिया। जब बड़े टी के साथ छोटा डी आएगा तब भी कैसे आएगा? त्रिकोणीय। जब छोटे टी के साथ बड़ा डी आएगा तो ये भी कैसे आएगा? त्रिकोणीय। लेकिन जब छोटे टी के साथ छोटा डी आएगा, एक भी बड़ा अक्षर नहीं है, तो यहां पर जो फल बनेगा वो आएगा अंडाकार लंबवत, माने ओवॉइड ओब्लॉन्ग। और त्रिकोणीय का मतलब होता है ट्रायंगुलर। तो अब एक जैसों को जोड़ दो, तो ये हमने जोड़ दिए ऐसे, 9 + 3 + 3, 9 3 12 3 15। तो अनुपात क्या आ गया? 15:1। क्या आया? 15:1। तो यहां पर हम लिख देंगे 15 त्रिकोणीय और 1 अंडाकार लंबवत। ये समझ में आया? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बेटा तीसरा नंबर जो है वो है आपका पूरक जीन्स। पूरक जीन्स माने सप्लीमेंटरी जीन्स। ये क्या होते हैं? ये दो अयुग्म विकल्पीय जीन्स हैं जो अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, जिनमें से एक अपना स्वतंत्र प्रभाव जो है स्वतंत्र रूप से प्रभावी अवस्था में दर्शाता है, माने 9। लेकिन जो दूसरा जीन होता है वो अपना स्वतंत्र प्रभाव दूसरे जीन के साथ नहीं दर्शा पाता। तो इसका क्रॉस हमें करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूं तो करा सकता हूं, लेकिन आपके लिए फालतू में ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसका उदाहरण है सेम की फली जो होती है ना, उसमें बीज आवरण का रंग। सेम की फली में बीजावरण का रंग। और सेम की फली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? डॉलिकस लबलब। ठीक है, ये होता है। और इसमें कौन सा अनुपात आता है ये जरूरी है।
वो होता है 9 चॉकलेट रंग के, 9 चॉकलेट, ठीक है। और 3 इसमें आते हैं खाकी, खाकी पैंट पहनते हैं ना ये शाखा वाले, या स्कूलों में जो आपकी यूनिफॉर्म होती है, 3 खाकी। देखो जो मेरी शर्ट में कलर है ना, 3 रंग है। जो डार्क वाला है वो चॉकलेट है, जो गहरा है, जो उससे थोड़ा हल्का है वो खाकी है, और जो थोड़ा बादामी सा है उसको कहते हैं बफ। क्या कहते हैं? बफ। 4 जो है वो बफ है। तो ये आपको अनुपात ऐसा का ऐसा याद रखना है, ठीक है। अब होते हैं नंबर 4 संदमक जीन्स। नंबर 4 है संदमक जीन्स, माने इनहिबिटरी जीन्स। ये जो संदमक जीन्स है, यहां पर एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को रोक देता है, दबा देता है। इसका उदाहरण है क्या? चूजों। चूजे क्या होते हैं? मुर्गी के बच्चे। चूजों में त्वचा का रंग, चूजों में, चूजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चिक्स। चूजों में त्वचा का रंग, और इसमें क्या अनुपात निकल कर आता है? वो आता है 13:3। तो इसमें जो 13 होते हैं वो तो होते हैं क्या? सफेद, और 3 होते हैं रंगीन। 13 सफेद, 3 रंगीन। तो ये है आपके संदमक जीन्स, ठीक है। अब अगला जो है वो है संयोजी जीन्स। संयोजी, संयोजी मतलब जुड़ने वाले, और इनको कहते हैं पॉलीमेरिक एडिटिव जीन्स, ठीक है। तो इसका एक और नाम है, इसको आप लिख सकते हो संयोजी जीन्स या संयोजी प्रभाव युक्त द्विक जीन्स। संयोजी प्रभाव युक्त द्विक जीन्स, माने पॉलीमेरिक एडिटिव जीन्स। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कुकुरबिटा पेपो। ये क्या होता है? इसको समर स्क्वैश भी कहते हैं। कुकुरबिटा पेपो में फल का आकार, और कुकुरबिटा पेपो का अंग्रेजी में नाम है समर स्क्वैश, ठीक है। इसमें फल का आकार, और इसका अनुपात होता है 9:6:1। 9 तो होते हैं डिस्क जैसे, ठीक है। 6 होते हैं वृत्ताकार। तो 9 डिस्क आकार, 6 वृत्ताकार, और 1 लंबा, ठीक है। तो ये तो है। आज हमने, देखो ध्यान से, आज हमने 5 वो पढ़े हैं, ठीक है। संपूरक जीन्स, द्विक जीन्स, पूरक जीन्स, संदमक जीन्स, संयोजी ये प्रभाव। तो एग्जाम में अब तक ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, पूछा ये भी जाता है, लेकिन क्रॉस जो है वो संपूरक जीन का ही आता है, ठीक है। अब इसमें 2 चीजें और बचती हैं। एक है रूपांतरित जीन्स, मॉडिफायर जीन इफेक्ट, और एक है प्रबलता। वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, है ना। हमें बहुत ज्यादा पढ़ के अपने दिमाग में खिचड़ी नहीं पकानी। आपको तो बस सीधे ये नाम होना चाहिए, ये उदाहरण याद होना चाहिए, और ये अनुपात याद होना चाहिए, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको कराता हूं। देखिए क्वेश्चन में अगर लिखा है प्रश्न, मीठी मटर का एक बड़ा सी, छोटा सी, छोटा पी, छोटा पी,
युक्त पादप का संकरण छोटा सी बड़ा पी छोटा पी युक्त दूसरे पौधे से कराया जाता है। दूसरे पौधे से कराया जाता है तो बैंगनी एवं सफेद, बैंगनी एवं सफेद पुष्पयुक्त पादपों का अनुपात क्या होगा? युक्त पादपों का अनुपात क्या होगा? तो प्रश्न में क्या दिया है? बड़ा सी छोटा पी और दूसरा क्या है? छोटा सी बड़ा पी छोटा पी। तो ये कैसा है आपको पता है? जैसे मीठी मटर का नाम आया और पुष्प का रंग आया तो हमारे दिमाग में घंटी क्या बजनी चाहिए कि ये संपूरक जीन के बारे में बात कर रहा है। तो ये भी कैसा होएगा? सफेद, और ये भी कैसा होगा? सफेद। अब हम बनाएंगे इनके युग्मक। तो युग्मक बनाने के लिए क्या सूत्र था? 2 की घात n। तो एक ही विषम युग्मजी जोड़ा है तो 2 की घात 1 बराबर 2, 2 की पावर 1 बराबर 2। तो 2 युग्मक बनेंगे, बड़ा सी छोटा पी छोटा पी। इधर भी कितना है? एक ही है तो 2 की घात 1 बराबर 2। इसमें कौन से बनेंगे? छोटा सी बड़ा पी छोटा पी बन गए। अब इनको हम क्या फोर्क लाइन विधि से बना लेंगे। इसको इससे कराएंगे तो आएगा बड़ा सी बड़ा पी छोटा पी। फिर इसको इससे कर देंगे बड़ा सी छोटा पी। इसको इससे करेंगे छोटा सी बड़ा पी छोटा पी, और इसको इससे करेंगे छोटा पी। आगे समझ में? यही आपका उत्तर है। इसके में बड़े सी के साथ बड़ा पी है तो ये कैसे होगा? बैंगनी। इसके पास बड़े सी के साथ छोटा पी है तो ये कैसा होगा? ऐसा सफेद। ये कैसा होगा? सफेद। और ये कैसा होगा? रंगहीन या फिर सफेद। इन तीनों को जोड़ देंगे क्योंकि तीनों ही कैसे हैं? सफेद हैं। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? एक बैंगनी, क्वेश्चन में क्या पूछा है? बैंगनी एवं सफेद। तो पहले बैंगनी देखेंगे तो आपका उत्तर होएगा, उत्तर एक बैंगनी अनुपात 3 सफेद। हो गया बेटा? हो गया। तो ये था आपका क्या, हमने आज जीन अन्योन्य क्रियाएं शुरू की हैं। उसमें हमने क्या 5 पढ़े हैं? संपूरक, द्विक, पूरक, संदमक, संयोजी प्रभाव। अब हम कल मिलेंगे और कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे मॉडिफायर जीन इफेक्ट, माने रूपांतरित पूरक जीन्स। और फिर हम पढ़ेंगे प्रबलता। प्रबलता 3 प्रकार की होती है, प्रभावी प्रबलता, अप्रभावी प्रबलता और तीसरी प्रभावी अप्रभावी प्रबलता। ठीक है? तो बेटा आज के लिए इतना ही। अच्छे से इन पर क्वेश्चंस कीजिएगा और कोई आपको परेशानी आए, कोई डाउट आए तो पूछ लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो और आप अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।